बना दिया तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इस उदाहरण के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि नेपाली कांग्रेस के अलावा नेपाल में कोई भी पार्टी नहीं है। पुरानी पार्टी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसका संरचना देश भर में हो सकता है, लेकिन दर्शन के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, विचार के आधार पर नेपाली कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी नहीं है जो संघीयता में, लोकतंत्र में, बहुदलीयता में, संसदीय प्रणाली में, गणतंत्र में पूरे मन से विश्वास करता हो। पूरे मन से बात मैं कह रहा हूं, कन्विक्शन के साथ विश्वास करने वाला पार्टी कोई भी नहीं है। अब कहिएगा चुनाव तो भाग लेता है, क्या नेपाली का नहीं करता है? भाग लेने से नहीं होता है। संविधान जब जारी हुआ, संविधान जलाने वाला पार्टी अभी भी ब्लैक डे मानते हैं मधेशवादी तथाकथित पार्टी, हमारे साथ हमको सहयोग भी देते हैं, लेकिन हम सरकार भी बनाया है, लेकिन वो इसलिए चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि अभी चुनाव में भाग लेकर फिर इसको हम बदलेंगे। इसका मतलब हुआ वो पूरी मन से इस सिस्टम को, इस थ्योरी को, इस विचारधारा को, इस सिद्धांत को, इस दर्शन को नहीं मान रहे। इसलिए पूरी मन से मानने वाला पार्टी एक नेपाली कांग्रेस ही है। तो मैं कहूंगा कि देश में अगर नेपाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, तो राजनीतिक स्थिरता होगा। तो ये प्रणाली, ये सिस्टम, ये फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी जो है, ये फ्रैक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम जो है, डिरेल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फिर वापस आएगा। इसलिए नेपाली कांग्रेस को आप लोग पक्ष में वातावरण बना के, लॉबिंग करके मतदान करने के लिए प्रेरित करके मतदाताओं को अपने साथ ये बना। दूसरी बात वो कहना चाहूंगा मैं डेवलपमेंट के बारे में। मैं कहता हूं, करता हूं, डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा समय नहीं है। 4-5 तो आपको मेजर डेवलपमेंट में जो मैंने काम किया उसके बारे में आप लोगों से निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश का राजधानी मैंने जनकपुर बना दिया, ये मेरा ही कंट्रीब्यूशन है, मैं नहीं करवाया था, बहुत आलोचना मुझे सहना पड़ा है इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने राजा ऋषि जनक यूनिवर्सिटी बनवा दिया है। यूनिवर्सिटी को छोटी मोटी बात नहीं होती है। यूनिवर्सिटी के बारे में विद्वानों का, चिंतकों का कहना, मेरा कहना नहीं है। यूनिवर्सिटी इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट। ये मैं नहीं कहता हूँ, चिंतक लोग कहते हैं, एक्सपर्ट लोग कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी बनाना उतना ही महत्वपूर्ण काम है। मैंने जब यूनिवर्सिटी के लिए आइन बना संसद में, उस दिन मैंने मंच पर संसद में पोडियम से बोला था, मेरे लिए आज उतना ही खुशी है जितना नेपाल में प्रजातंत्र का पुनर्बहाली हुआ था, उसी लेवल का खुशी, उसी लेवल का गर्व मुझे इस बात की है कि हमने आज जनकपुर वासियों के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए राजा ऋषि जनक यूनिवर्सिटी स्थापना करने के लिए कारण बनवाया। ये बहुत बड़ी बात है, भविष्य के लिए वो सारा काम हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण काम मैंने किया है 6 लेन, थल के बाद जनकपुर जति का 6 लेन मेरा निर्णय है, मैंने ही शिलान्यास किया था। एक मंत्रालय में डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रहे। मैं अपनी बात ज्यादा प्रचार नहीं करता हूँ, आप लोग ज्यादा जल्दी ज्यादा बोलते हैं, अब धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये 6 लेन मैंने बनवाया है, यहाँ का ही नहीं, पथलैया से बीरगंज का जो बना है नया 6 लेन, वो भी मेरा निर्णय है। बहुत सारे पुल बने हैं यहाँ, सैकड़ों पुल बने हैं वो मध्य प्रदेश में, वहाँ बीरगंज से लेकर के राजगिरा, उसके अलावा भी और बने हैं। मैं थोड़े ही दिनों के लिए, मुश्किल से 10 महीना 11 महीना के लिए बहुत प्रधानमंत्री बना था। उस समय मैंने जितना सड़क बनाया, गांव गांव को जोड़ दिया, जनकपुर को गांव गांव से जोड़ना जनकपुर के व्यापार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गांव को जोड़ दिया, गांव को जोड़ दिया, वो जनकपुर को अपॉर्चुनिटी दिया, जनकपुर के मार्केटिंग के लिए, जनकपुर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जनकपुर में किसान से जो सप्लाई होगा किसी के उत्पादन, या आप किसी पर तो कुछ काम करेंगे उसके लिए आप, इसलिए जनकपुर को मैंने चारों तरफ से गांव गांव से जोड़ दिया है, दूसरे जिला से भी जोड़ दिया। ये सब मैंने कर रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उतना ही नहीं, रेल मार्ग और हवाई मार्ग, जो पहले आपको ये दुख करके रेल चलता था, हवाई मार्ग भी ऐसा ही था, सप्ताह में दूसरी रेल 2 बार 3 बार काठमांडू जाने का फ्लाइट होता था। दोनों का आधुनिकीकरण करके रेल को कोयला के बदले में, मेरी इच्छा थी बिजली पर चलाने का, लेकिन अभी आपको डीजल पर ही चला है। मैं चाहता हूं, मैं जीतने के बाद में रेल को मैं आपको बिजली पर चलाने के लिए भारत सरकार से बात करके अपनी लगाने से, नेपाल सरकार अपनी लगाने से भी कर सकता है, कनेक्टिविटी तो भारत के साथ करना होगा। तब आपको जनकपुर से रेल मार्ग द्वारा ही पैसेंजर यात्रा ही सही,
तो आपको बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े शहर में आप रेल मार्ग का प्रयोग यात्रियों के लिए कर सकते हैं, पर्यटकों के लिए कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ हवाई सेवा को प्राइवेट एयरलाइन से मैंने बात किया है। अयोध्या और जनकपुर का फ्लाइट शुरू करने के लिए मैंने प्राइवेट एयरलाइन से बात किया है। नेपाल सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों से बात किया है। बहुत जल्दी आपको यहाँ से अयोध्या और जनकपुर का हवाई सेवा होगा, जिससे पर्यटन का विकास होगा। मैं एक और भी बहुत ही महत्वाकांक्षी, मेरा काम ही यही है, बहुत महत्वाकांक्षी। मुझे लोग कहते हैं विवेक खाली बड़ा बड़ा काम आता है, महत्वाकांक्षी का था, लोग हमको गाली भी देते हैं, लेकिन मेरी हालत यही है क्योंकि मैं चाहता हूँ पुस्तकों के लिए काम किया जाए। आज 2 दिन के लिए 2 घंटे के लिए काम करने से जनकपुर का विकास नहीं होगा। इसके लिए मैं एक और योजना बना रहा हूँ, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। धनखा धाम को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका स्थापना हो, मान्यता हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो और ये टूरिज्म को प्रमोट करे। इसलिए धनखा धाम में जो एक टुकड़ा है धनुष का, जो राम और सीता के शादी के अवसर पर उसके पहले धनुष यज्ञ की गई थी यही जनकपुर में, उसकी ऐतिहासिक और धार्मिक सांस्कृतिक कहानी को उजागर करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जरूरी है। जिस तरह से अयोध्या में आपको राम मंदिर बना, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद में वहाँ एयरपोर्ट बन, हाँ मैं गया था दोबारा अयोध्या, वहाँ बहुत सारा होटल बना है, बहुत सारा कॉलेज बन रहा है, बहुत सारा व्यापार का वहाँ पर आपको अवसर है, भाई लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह मैं धनखा धाम में चाहता हूँ जो नेपाल सरकार से संभव नहीं है, ये भी मैं बताता हूँ। आप कहाँ से करेगा? मैं नेपाल सरकार से इसमें कोई आशा नहीं करता हूँ। नेपाल सरकार से सिर्फ कानून का, फैसिलिटेशन का, सहजीकरण का आशा करता हूँ। उसमें कोई बाधा है तो मैं जितने के बाद उस बाधा को मैं संशोधन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि धनखा धाम को मैं कम से कम खरबपत्ती लोग आए, एक आदमी खरबपत्ती नहीं हो सकता है। मुझे पता है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, भारत में एक से एक ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक लगानी करता है जिससे उस धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करके व्यापार का भी प्रवर्धन करते हैं। सिर्फ धार्मिक भजन ही नहीं होता है, उससे व्यापार होता है, भोजन भी होता है, उससे भजन और भोजन दोनों होता है, तो आर्थिक कारोबार होगा। आप भी लगानी करेंगे। जनकपुर कल्पना कीजिए, कुछ भाइयों ने मुझसे कहा था, मारवाड़ी समुदाय के लोग भी और साथी अभी लेने आए थे, तो उनका था कि दादू आप कहते हैं लेकिन भारत सरकार पुनौरा में इतना बड़ा लगानी कर रहा है, तो जनकपुर का आपको पर्यटक, धार्मिक पर्यटक यहाँ नहीं आएगा, उधर में पड़ जाएगा। मैं इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि अगर सीतामढ़ी में, पुनौरा में अगर लगानी करके वहाँ पर जानकी जी के पहले वही हुए थे, उस मैं कहता हूँ, मैं भारतीय नेताओं से भी कहता हूँ, भारत के धार्मिक लोगों से भी कहता हूँ, सब मंत्रों से भी कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, जिस समय अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम की बात करते हैं, उस समय तो अखंड भारत था ही नहीं, भारत का भी जन्म नहीं हुआ था और नेपाल का भी जन्म नहीं हुआ था। ये राम की कहानी, शिव जी की कहानी, राधा कृष्ण की कहानी, इस सब की कहानी तब की है जिस समय भारत नहीं था, अखंड भारत और नेपाल नहीं था। उस समय में तो मिथिला देश था, वहाँ अयोध्या देश था। मिथिला देश में के राजधानी जनकपुर में था, यहाँ के राजा जनक थे, और जिसका सीमा, जिसका भूगोल, जिसका टेरिटोरी आपको सीतामढ़ी तक था। अभी हम क्या दावा करें कि सीतामढ़ी नेपाल में था करके मार दीजिएगा हमको। इसलिए इस बात को इस तरह से नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जानकी जी वहीं पैदा हुई थी हल्दोते समय में, इसका मतलब ये नहीं था कि जानकी जी का जन्म वहीं पर हो गया इसलिए वो तो भारत में हो गया। ये बात हम लोगों को भी इस लौटा भाष से उबरना चाहिए। हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं वहाँ बने, हम भी चाहते हैं वहाँ बने, लेकिन उसके लिए साथ साथ धनखा धाम में भी बने। धनखा धाम में अगर खरबों का लगानी होगा तो आपको ये धार्मिक और पर्यटकीय संबंध अयोध्या, पुनौरा, जानकी, जनकपुर और धनखा धाम में बनेगा। एक अलग सर्किट विस्तारित होगा। उस सर्किट विस्तारित होने से व्यापार वृद्धि हो सकता है। होटल चाहे भी अभी मैं देख रहा हूँ कितना अच्छा अच्छा होटल से बना है। जनकपुर में जहाँ जाता हूँ आजकल प्रोग्राम में एक से एक होटल बना है, पार्टी पैलेस बना है, होटल बना है। निर्मल जी ने कहा कि सुख न जाए, कौन बैठेगा, रूम खाली रहेगा। भैया आप बनाइएगा, यात्री को आने का अवसर की सुविधा दीजिएगा, हवाई सेवा चलेगा तो यह बढ़ेगा।
रेल मार्ग चलेगा तो बनेगा, सड़क मार्ग बनेगा तो बनेगा, तब आएगा यहाँ, तो वैसे कैसे आएगा? इसलिए इस सब काम में लगानीकर्ता जो आएंगे, और जिस दिन कोई लगानीकर्ता आएगा, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, स्थानीय उद्योगपति, पूंजीपति, बैंक से लोन कोई कल कारखाना खोलना चाहते हैं, जिस दिन से पता चलता है कि फलाना व्यापारी यहाँ उद्योग खोलना चाहता है, उसी दिन से उसके खिलाफ हम लोग ही लग जाते हैं, समाज के लोग ही लग जाते हैं, सरकार भी लग जाती है, तो कैसे खोलेगा? इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली